हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसके हाफ जो पार्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया और उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हमारे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिमेनिंग पार्ट। तो बच्चे हम लोग कल इसके डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात किए थे और फिर हमने बात की थी इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है बच्चे, तो उसकी जो कुछ और टर्म्स बचे हुए हैं उनको अपने को पूरा करना है। तो बेटा जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना, एनर्जी को क्या करता है, कैरी करता है। हमने ये भी देखा कि एनर्जी जो है वो है ना, पूरे वेव की जो एनर्जी होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में बटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली एनर्जी को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। ठीक है बच्चे, हमने फिर कितना कितना एनर्जी होगा वो भी हमने उनके सारे फॉर्मूले हमने देखे। आ रही बात समझ में बेटा, क्लियर है। और हमने इसके साथ ही एक टर्म और देखा, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है बच्चे, क्या देखा हमने, पॉइंटिंग वेक्टर। मैंने आपको ये भी बोला था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो न्यूमेरिकली या एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओवर वन साइकिल, ठीक है, वो ही इक्वल टू होता है इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी हमने इसके पहले भी कई बार बात की है, एक बार और आपको डिस्कस कर देता हूं कि इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है बच्चे, तो इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब मैं है ना इसको देखो समझो, I इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेटा एनर्जी इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया। तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा, रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज रेट ऑफ एनर्जी और ये हो गया क्या बेटा, एरिया। क्लियर है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, एनर्जी इंटेंसिटी को, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख देता हूं बच्चे, रेट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय EM wave per unit area is called intensity of electromagnetic wave। ठीक है बेटा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन A इंटू टी। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। अब देखो बेटा एनर्जी का क्या होता है, जूल, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, है ना, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट हो जाता है। इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं बेटा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज्ड ओवर one cycle is equal to the intensity। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल के लिए वही इंटेंसिटी के बराबर होता है।
उसी को इंटेंसिटी के बराबर कहते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गया बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अगर मैं ये चाहता हूं कि कितना एवरेज एनर्जी इंटेंसिटी होगा, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है बेटा, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है बच्चे, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो I इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा बेटा, I इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, I एवरेज निकाल रहा हूं ना, तो एनर्जी भी कौन सी लेनी पड़ेगी, एवरेज एनर्जी लेनी पड़ेगी, एरिया और ये टाइम, ठीक है, एरिया और ये टाइम। अब बच्चे आपको पता है मान लो वेव जो है इस तरीके से एक सिलेंडर से होकर के पास कर रहा है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप से पास हो रहा है अगर एक वेव, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या ले लिया बेटा, ए ले लिया। आपको पता है कि वेव किस स्पीड से आगे बढ़ता है, तो सी स्पीड से आगे बढ़ता है, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगाता है, टी समय लगाता है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी लंबाई हो जाएगी L बराबर C इंटू टी, हो जाएगा क्या। तो अगर आपको लेंथ मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया, तो बेटा ये वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है बच्चे, इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू सी इंटू टी, ए सी इंटू टी, इतना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। कल के लेक्चर में बच्चों याद करो, अगर मैंने आपको सिखाया था ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एक ईएम वेव का क्या होगा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी एक ईएम वेव का क्या होगा, इसका हमने एक फॉर्मूला लाया था, ठीक है, याद करो क्या था वो फॉर्मूला। तो बच्चे सिंस यू एवरेज आया था हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, याद करो तो, है ना। अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर के टर्म में हम इसको निकालना चाहें तो इस तरीके से आता था, यू एवरेज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता क्या है भाई, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो कौन सा एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर ई एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। आ रही समझ में। तो देखो यहाँ का वॉल्यूम कितना है बेटा, इतना है, देयरफॉर ई एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, देखो क्या आया, ए इंटू सी इंटू टी आया, ठीक है बच्चे, ये आया एवरेज एनर्जी। अब अगर यहां से ए और टी को नीचे लाऊं तो ये हो जाएगा ई एवरेज अपॉन ए इंटू टी इक्वल्स टू, यहाँ जो बचा बेटा वो बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। देखो तो ये सेम चीज है क्या बेटा, ई एवरेज बाय ए इंटू टी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज इंटेंसिटी। तो व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। ये हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म्स में। इसी को बेटा उसके टर्म्स में करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट हो जाएगा। इसके बदले क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बच्चे।
तो आपको ये फॉर्मूला भी काफी यूज होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है और समझ के लिख लेना है। क्लियर है बच्चे? चलो, अब जैसा कि मैंने बोला बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। एनर्जी कितना कैरी करता है, कैसे कैरी करता है, दोनों मिलकर के कैरी करता है, बराबर बराबर कैरी करता है, ये सारी चीजें हमें अभी तक के डिस्कशन से पता चला। साथ में जो वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके पास, ठीक है बच्चे, उनके पास मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। ध्यान रखें, एनर्जी कैरी करता है और इसके पास मोमेंटम होता है। क्लियर है? एनर्जी भी कैरी करता है और इनके पास मोमेंटम भी होता है। तो कितना मोमेंटम होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, मोमेंटम कितना होता है? चलो देखो भाई, EM wave has momentum associated with it, इसके साथ मोमेंटम भी जुड़ा होता है। ठीक है बेटा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है। कितना मोमेंटम होता है तो उसको देखना है। P इक्वल टू, ठीक है बेटा, P इक्वल टू, आपने अगर आपको ये आपने पढ़ा है क्या, डी ब्रॉगली वेव के बारे में पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, है ना, ऐसा एक टॉपिक हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो वेव होता है उसके पास जो मोमेंटम होता है, ठीक है बेटा, मैटर वेव्स के पास जो मोमेंटम होता है वो होता है P इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा। P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? H अपॉन लेमडा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? P इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन लेमडा, वेयर P क्या है बेटा? मोमेंटम है। H क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। क्लियर है बच्चे? इतना मोमेंटम होता है। अच्छा, जो वेव होता है उसके पास एनर्जी भी होती है, और वो एनर्जी होती है H इंटू न्यू। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है? E क्या हो गया आपका? एनर्जी, और H अगेन क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। चूंकि V इक्वल्स टू एफ लेमडा हुआ करता है, याद करो, वेव में वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता था? V इक्वल्स टू एफ लेमडा। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में V कितना होता है बेटा? C होता है। वैक्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो C इक्वल्स टू एफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा? लेमडा, और एफ को मैं यहां पर किससे शो कर रहा हूं? न्यू से। तो देखो बेटा, न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? C अपॉन लेमडा। ठीक है, न्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? C अपॉन लेमडा। तो देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो जाएगा? H C बाय लेमडा। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? H C बाय E। देयरफॉर अब देखो P क्या हो जाएगा? H अपॉन लेमडा के बदले इन सारी चीजों को रख सकते हैं, तो देखो कितना है? H C बाय E। तो देखो H और H कैंसिल हो गया बेटा। P इक्वल्स टू क्या आया? देखो E बाय C। सबको समझ में आ रहा है? P इक्वल टू क्या आया? E बाय C। तो उसके पास जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है? E अपॉन C। इसमें E क्या है बेटा? एनर्जी है। ठीक है, E क्या है? एनर्जी है।
अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो P इक्वल टू ई बाई सी, इतनी कहानी हमें समझ में आया। ठीक है, जिसमें P क्या है मोमेंटम, E क्या है एनर्जी और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो इतना मोमेंटम है। तो EM वेव के पास मोमेंटम होता है और वो मोमेंटम कितना होता है, E अपॉन C होता है। गौर से देखना, P इक्वल टू E अपॉन C, इतना मोमेंटम हो गया एक EM वेव के पास। ठीक है बच्चे? अच्छा, अभी अभी हमने आपको दिखाया कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, दिखाया ना हमने। तो बेटा यहां से देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, आई ए इंटू टी। क्या लिख सकता हूं बेटा, आई ए इंटू टी। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए इंटू टी। ठीक है, आई ए इंटू टी बाय सी। इस तरीके से ये मोमेंटम हुआ। क्लियर है बेटा? इसके पास मोमेंटम होता है इतना। अब ये वेव अगर किसी सरफेस पर टकराएगा, ठीक है, अगर ये वेव किसी सरफेस को टकराएंगे तो सरफेस दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा सरफेस जो वेव को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो जब अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो। चल करके आ रही थी तो उसके पास मोमेंटम था कितना, इतना, या बोल लो इतना। आ रही बात समझ में? उसके पास मोमेंटम इतना या इतना था। लेकिन अगर वो सरफेस मान लो ये आया और इससे टकराया और इस सरफेस ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब वो रुक गया, रुक गया मतलब उसकी मोमेंटम क्या हो गई, जीरो। तो अगर ऐसा हुआ तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, है ना? तो पहले था इतना और बाद में हो गया जीरो, तो E बाई सी माइनस जीरो। तो E बाई सी का क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। लेकिन अगर सरफेस दूसरे कैटेगरी का हुआ यानी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, टोटल एब्जॉर्बिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ये दो तरह के सरफेस हो सकते हैं। तो देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम इफ EM wave strikes a completely absorbing surface, absorbing surface। ठीक है बेटा, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा बेटा, पहले कितना था E बाई सी और बाद में क्या हो गया जीरो। तो क्या रहा बेटा, E बाई सी ही रहा। क्या रहा, E बाई सी ही रहा। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है? तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो बेटा आपको पता है डेल पी देखो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, डेल पी जो है वो कितना आ गया, E बाई सी आ गया, E बाई सी। और E हमारे पास कितना है, आई ए टी बाई सी। तो देयरफॉर इसको मैं टाइम को डेल टी ले लेता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। डेल टी ले लिया, ठीक है बेटा, तो ये डेल टी हो जाएगा। तो ये डेल पी और ये डेल टी क्या बच गया बेटा, आई ए बाई सी बच गया। ठीक है, कितना बच गया, आई ए बाई सी बच गया। अब बताओ बेटा ये क्या चीज हुआ, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये कुछ सुना सुना लग रहा है क्या अपने को? यस, ये हमने सुना है। ये क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद करो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आया, देखो आई ए बाय सी। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसके पास एनर्जी होती है,
उसके पास मोमेंटम होता है, और जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो उस सरफेस पर फोर्स भी लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? IA/C। लेकिन ये किस केस के लिए है? उस केस के लिए है जब सरफेस क्या है? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए कितना फोर्स लगाएगा बेटा? IA/C, जिसमें I क्या है? इंटेंसिटी है, A क्या है? एरिया है, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आगे कहानी समझ में इतनी? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, इससे अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं और इसको एरिया को इधर ले आऊं तो F/A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? I/C। याद करो, ये कोई टर्म ऐसा कुछ होता था क्या? तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है बेटा? प्रेशर। तो ये कितना हो गया? देखो, I/C। ठीक है, दिस इज I/C। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जिस सरफेस से टकराएगा उसके ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर भी लगाएगा। वो कितना होगा? I/C। तो फोर्स IA/C, प्रेशर I/C। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स carry energy, carry momentum. When it strikes some surface, it apply force and it apply pressure. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो ये इसके हमने अभी किसके लिए किया बेटा? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए किया है। अगर मैं दूसरा केस लूं कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए, ठीक है बच्चे, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए, तो फिर क्या होगा? सेकेंड केस लेते हैं अपन कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए। चेंज इन मोमेंटम फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा, तो मान लो ये सरफेस है, इस पर वेव आया तो उसके पास कितनी ये थी बेटा मोमेंटम? P इक्वल्स टू E/C, और जब लौटेगा तो भी कितना होगा बेटा? E/C। तो ये क्या हुआ? P इनिशियल हुआ, और ये क्या हुआ? P फाइनल। तो इस कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम जो होगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, है ना? एक डायरेक्शन को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लोगे, है ना? और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? E/C माइनस माइनस E/C, दैट इज 2 टाइम्स E/C। ठीक है, इस बार जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना आया बेटा? 2 टाइम्स E/C हो गया। क्लियर है? और देखो, एनर्जी हमने क्या निकाल रखा था इंटेंसिटी के टर्म में? तो चूंकि E इक्वल्स टू IA/T था ना बच्चे, इसको यहां रिप्लेस करो, T को क्या ले लो? del T ले लो। तो del P इक्वल्स टू 2 टाइम्स IA/T बाय C। ठीक है, ऐसा आ गया बच्चे। अब इस del T को अगर इधर ले आए तो del P बाय del T इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 2 टाइम्स IA/C। अब देखो बेटा, ये क्या चीज होता है? del P बाय del T, यही तो फोर्स होता है सर। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया इस केस में? IA/C। तो पहले जो फोर्स लग रहा था कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग वाले में, उसका ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। सिमिलरली बच्चे, सिमिलरली अगर एरिया को इधर ले आओ तो F/A इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? 2I/C। ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर कितना हो गया बच्चे? 2I/C। किस केस में? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के केस में। तो आपने क्या देखा बेटा? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग दोनों ही केसेस के लिए फॉर्मूले क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, तो आपको केस पहचानना भी इंपॉर्टेंट है, और फिर आप निकाल सकते हो कि किस केस में प्रेशर कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, मोमेंटम कितना होगा। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चे, तो बेहतरीन ढंग से हमने इन सब चीजों को समझ लिया भाई। चल आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे
स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने वेवलेंथ के रेंज पर या बोल लो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कई सारे कैटेगरी में बांट रखे हैं। ठीक है बच्चे, कई सारे कैटेगरी में बांट रखे हैं हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमने अलग अलग प्रकार के बना दिए। ठीक है, उसको ठीक है बेसिकली 7 है ना, 7 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्लियर है, कितने? 7। कौन कौन से हैं ये देखो। टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स, मोटे मोटे तौर पर, है ना। क्लियर है बच्चे, क्या क्या होता है? पहला होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। दूसरा होता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। तीसरा होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। और चौथा होता है विजिबल रेज। पांचवा होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, छठा होता है एक्स रेज और सातवां होता है गामा रेज। ठीक है, ये जो 7 वेव्स हैं, सातों के सातों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सातों के सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो ये जो इतने प्रकार के वेव्स हैं, इसके फ्रीक्वेंसी, इसके वेवलेंथ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी के फ्रीक्वेंसी अलग हैं, सभी के वेवलेंथ अलग हैं। क्लियर है? तो अगर इन सभी ईएम वेव्स को उसके फ्रीक्वेंसी या फिर उसके वेवलेंथ के बढ़ते या फिर घटते यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, ठीक है बेटा, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्लियर है? The orderly arrangement of all the electromagnetic waves on the basis of increasing or decreasing, ठीक है, increasing or decreasing wavelength or frequency is known as spectrum of electromagnetic waves। ठीक है बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं किसका? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है बच्चे, तो क्या हो गया बेटा? दी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल ईएम वेव्स on the basis of increasing or decreasing order of their frequency or wavelength is called spectrum of EM waves। स्पेक्ट्रम ऑफ EM waves। ठीक है बच्चे, तो इसका डेफिनेशन हम अपने को समझ में आ गया कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। अगर हमने सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक डेफिनिट ऑर्डर में घटते या बढ़ते क्रम में, है ना, हमने उसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अरेंज किया, तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव्स कहेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो मैंने ये सातों लिखे हैं, ये भी मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, और ये ऑर्डर कुछ ऐसा है कि जो इसके
फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम को दिखा रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है और जो ऊपर वाला है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला रे है और ये जो है हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला वेव है। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में आपको? तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, गामा रेज जो होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है बेटा लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है बेटा, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। एक्स रेज का जो होता है ना, 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी सभी रेज क्या हो जाएंगी, किसमें काउंट होंगी बेटा, एक्स रेज, गामा रेज में काउंट होंगी। एक्स रेज होता है बेटा 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक की जो भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होंगी वो किस में काउंट होंगी, एक्स रेज में काउंट होंगी। यूवी रेज, ठीक है बेटा, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है बेटा, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच के जो रेज होंगे उसको अपन अल्ट्रा वायलेट रेज में काउंट करेंगे। फिर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक के रेंज में जो भी आएगा उसको क्या काउंट करेंगे, विजिबल रेज काउंट करेंगे। फिर 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का जो रेंज होगा उसको अपन इंफ्रारेड रेज में काउंट करेंगे। ठीक है, और 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मीटर तक का जो रेंज होगा उसको अपन माइक्रोवेव में काउंट करेंगे, और 0.1 मीटर से जो बड़ा होगा वो सब रेडियो वेव्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है बेटा, 0.1 मीटर से जो भी बड़े होंगे वो सब रेडियो वेव्स में काउंट किए जाएंगे। क्लियर है, आ रही बात आपको समझ में? बेटा इसके बारे में डीसी पांडे बुक में बहुत ही अच्छे से पूरा चार्ट बना करके गिवन है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम के बारे में जो कुछ भी दिया है वो सारी चीजें अपने नोटबुक में लानी है और उसको एज इट इज आपको याद करना है। मैं यहां पर आपको डिस्कशन कर देता हूं, लिखने के लिए आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको वहां से नोट डाउन करनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो बेटा जैसे कि मैं बात करता हूं रेडियो वेव्स की। ठीक है, अब अगर मैं किसी वेव को पकड़ूंगा, आप हेडिंग डालना बेटा रेडियो वेव, और उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो एक साथ लिख देना पॉइंट वाइज। तो रेडियो वेव्स में आप क्या क्या लिखोगे बेटा? पहली चीज लिखोगे कि ये जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ईएम वेव। तो रेडियो वेव्स इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला ईएम वेव। एक बात हो गया। फिर दूसरी चीज आप बताओगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, हर एक का डिस्कवरी किसने किया। ठीक है, तो रेडियो वेव की डिस्कवरी किसने की बेटा? आ रही बात समझ में? तो इसको जो है मैक्सवेल, किसने ढूंढा था? मैक्सवेल ने ढूंढा था। दो बातें हो गई बेटा। तीसरी बात, इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है भाई? तो 0.1 मीटर से बड़ा। 3 बातें हो गई। चौथी चीज कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन कहां से होता है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वहां क्या पैदा होगा बेटा? रेडियो वेव्स पैदा होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स पैदा होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो वेव्स। ये बात समझ में आ गई। फिर आप लिखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यूसेज क्या है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन में आ जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और क्या बोलते हैं
टीवी ट्रांसमिशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में और टीवी ट्रांसमिशन में, इन सब में रेडियो वेव्स का यूज होता है। आ रही बात समझ में बेटा? इन सब में रेडियो वेव्स का यूज होता है। तो एप्लीकेशन लिख लेंगे। तो आपको याद आया बेटा क्या क्या पॉइंट लिखना है? तो हर एक वेव का नाम लिखोगे, एक बारी बारी से रेडियो वेव्स लिखोगे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें एक साथ लिख दोगे। पहले पॉइंट में लिखोगे कि रेडियो वेव्स क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला वेव है। इसकी वेव की रेंज क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है। दूसरे में लिखोगे कि इसको किसने ढूंढा, मतलब डिस्कवरी, तो डिस्कवरी मैक्सवेल ने की थी। तीसरी बेटा की क्या बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसके यूजेस यानी एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो। फिर आगे बढ़ोगे अगले वाले पर, माइक्रोवेव्स के ऊपर। माइक्रोवेव्स का भी डिस्कवरी, ठीक है बेटा, माइक्रोवेव की डिस्कवरी भी क्लार्क मैक्सवेल ने ही किया था। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज रहेगी 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर रहेगा। ठीक है, और ये कैसे पैदा होता है? तो ये वैक्यूम वॉल्व के द्वारा पैदा होता है ना। प्रोडक्शन इसका जो है वॉल्व के द्वारा होता है। क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन नामक दो ऐसे वॉल्व्स होते हैं जिसके द्वारा माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? अब सवाल उठता है कि माइक्रोवेव्स का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन इसका है बेटा, सबसे फेमस एप्लीकेशन है माइक्रोवेव ओवन, जो आप लोग यूज करते हो कुकिंग पर्पस के लिए, वो हो गया आपका। फिर माइक्रोवेव का जो है रडार वगैरह में, रडार समझते हो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। जो अपना एरोप्लेन वगैरह चलता है तो एरोप्लेन वगैरह को डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है? रडार के थ्रू दिखाया जाता है। आ रही बात समझ में? या उसके लोकेशन का पता हम लोग कैसे लगाते हैं? रडार के थ्रू लगाते हैं। और उस रडार में क्या यूज होता है? उसमें क्या यूज होता है? माइक्रोवेव्स का यूज होता है। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर। इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर आप बात करोगे तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हर्सल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। HERSHELL, हर्सल नाम के साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड वेव्स को की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी हो गया बेटा। वेवलेंथ रेंज 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया। प्रोडक्शन क्या हो जाता है बेटा? कोई भी जो हॉट बॉडी है, कोई भी जो हीट पैदा कर रहा है, ठीक है, उस वहां पर क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। हीट रेडिएशन भी इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं इसी वजह से। ठीक है, मान लो आग जल रही है तो आपको गर्मी महसूस हो रहा है। गर्मी क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वहां से इंफ्रारेड रे आपके पास पहुंच रहा है, इंफ्रारेड वेव्स आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है बच्चा, तो कोई भी हॉट बॉडी जो होता है वो सोर्स होता है इंफ्रारेड वेव्स का। तो हमारे लिए नेचुरल सोर्स है सन से हीट हमें मिलती है, वहां से हमारे तक इंफ्रारेड वेव्स पहुंचती है, इंफ्रारेड रेज पहुंचती है। वेवलेंथ रेंज आपने बता दिया, किसने डिस्कवरी किया वो भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन इसका होता है बेटा, हमको कपड़ा सुखाना है, हमको खाना बनाना है, हमको गर्मी चाहिए, हमको पानी गर्म करना है। जहां जहां आपको गर्मी की जरूरत है, हीट की जरूरत है, दैट मीन्स आपको इंफ्रारेड वेव्स की जरूरत है। ठीक है बच्चे, आपको डिहाइड्रेटेड फ्रूट बनाना है, डिहाइड्रेटेड खाना तैयार करना है, मतलब कोई चीज है उसमें से वाटर को निकालनी है। जैसे आप देखते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, है ना, जैसे किशमिश देखते हैं। किशमिश क्या है भाई? अंगूर से ही किशमिश बनता है। उसके पानी को क्या करा गया है? सुखा दिया गया है, तो डिहाइड्रेटेड कर दिया है। तो जहां भी डिहाइड्रेशन की जरूरत होगी, है ना, वहां पर हम क्या कर सकते हैं? इंफ्रारेड वेव्स की जरूरत यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेज की यूज कर सकते हैं। प्लस आपने सुना होगा कि नाइट विजन कैमरा, है ना, या इंफ्रारेड रे फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, नाइट विजन कैमरा या इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफी में भी अपन इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते बेटा विजिबल रेस के बारे में। तो विजिबल रेस में क्या होता है बेटा? इसमें बोलोगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूटन साहब ने किया था। किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है बेटा? इसका सोर्स है जब आप अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप मारता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप मारता है, यानी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से स्टेबल एनर्जी स्टेट
तरफ आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहां पर विजिबल रेज भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन का कारण कौन हो गया बेटा, है ना, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जंप मारना। ठीक है बच्चे, इसका वेवलेंथ रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। और विजिबल रेज 7 है ना, विजिबल रेंज के अंदर क्या होता है बेटा, 7 रेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या क्या आपको पता है बेटा, बी आई बी जी वाई ओ आर, ये भी आपको पता होगा, है ना बेटा, विब्ग्योर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड, R फॉर रेड। तो विजिबल रेज जो है, जो व्हाइट होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है किसके, इन 7 प्रकार के रेज के। ये भी क्या है बेटा, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसका 400 नैनोमीटर होता है, 400 नैनोमीटर के आसपास, और इसका कितना होता है, 700 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है बेटा, रेड का, सबसे कम किसका है, वॉयलेट का है। क्लियर, तो विजिबल रेज समझ में आ गया। इसकी एप्लीकेशन यूजेस की बात करें तो हम अपने चारों तरफ जो कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, उसकी वजह क्या है बेटा, ये विजिबल रेज है। अगर ये विजिबल रेज नहीं होता तो हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख नहीं पाते, उसके कलर्स को देख नहीं पाते। आ रही बात समझ में, तो ये हो गई बेटा विजिबल रेज। नेक्स्ट है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूवी रेज भी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूवी रेज भी बोलते हैं। तो यूवी रेज का जो खोज है वो किसने किया था, रिटर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था बेटा, रिटर नाम के साइंटिस्ट, RITTER। ओके बच्चे, रिटर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसका वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका भी कारण है ना, यूवी रेस के का भी जो प्रोडक्शन होता है उसका भी कारण है बेटा इलेक्ट्रॉन का जंप मारना हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप मारना, है ना, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज जनरेट होते हैं। किसने खोजा था, रिटर ने खोजा था। वेवलेंथ रेंज भी देख लिया। बात करें अगर इसकी एप्लीकेशन की, यूजेस की, तो यूवी रेस को अपन हार्मफुल सेल्स, टिश्यूज वगैरह को किल करने में यूज करते हैं। जैसा आप देखते हो वाटर प्यूरिफायर वगैरह होता है तो उसमें लिखा रहता है कि यूवी ट्रीटेड अल्ट्रावायलेट रेज से उसके अंदर जो भी है ना वायरस, बैक्टीरिया जो कुछ है उनको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यूवी रे का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में, या फिर टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। गॉट दिस? क्लियर है बच्चे? अच्छे से समझ में आ रहा है? यूवी रेज का एक नेचुरल सोर्स हमारा सन भी है। सन से जो रेज आ रही होती है उसमें एक कंपोनेंट यूवी रेज का भी होता है। यूवी रेज हमारे लिए पर्सनली क्या है बेटा, हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारे सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है, इवन स्किन कैंसर तक कॉज कर सकता है। तो हमारे नेचर ने हमारे लिए एक प्रोटेक्शन कवर भी बना करके दिया है, जिसको हम लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये ओजोन लेयर क्या करता है, वहां से सन से आ रही इन हार्मफुल रेज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और हमें सुरक्षित रखता है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो ये थी कहानी अल्ट्रावायलेट रेज की। आगे बढ़ते बेटा एक्स रेज। एक्स रेज बहुत ही फेमस है, पहले से आपने सुना होगा हो सकता है। तो एक्स रे की जो खोज है वो किया था बेटा किसने, रुंटगेन नाम के साइंटिस्ट ने। ROENTGEN, रुंटगेन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। कैसे किया था उन्होंने, क्या किया, कैथोड रेज, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। कैथोड रेज को एक हैवी मेटल प्लेट पर, ठीक है, हाई एटॉमिक मास वाले मेटल प्लेट पर हिट किया जाता है, तो क्या होता है, एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? व्हेन कैथोड रेज आर, है ना, कोलाइडेड विथ अ हाई एटॉमिक वैल्यू, है ना, हाई एटॉमिक वेट वाले मेटल प्लेट पर हिट करता है तो एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है।
क्लियर है बेटा। एक्स रे का जो वेवलेंथ रेंज है वो आपको दिख रहा है बेटा, 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक का होता है। और बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में भी आपने काफी सुन रखा होगा। जैसा आप सुनते हो एक्सरे फोटोग्राफी, है ना, जब भी किसी का पैर टूट जाता है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहले उसका क्या निकाला जाता है, एक्सरे निकाला जाता है। तो एक्सरे क्या करता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं यानी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फोटो ले लेता है, ठीक है, उनका फोटो ले लेता है। तो एक्सरे फोटोग्राफी में एक्सरेज का यूज होता है। क्लियर है बच्चे। इसके अलावा एक्सरे का यूज, है ना, हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में भी करते हैं, है ना, कैंसरस सेल्स टिश्यूज वगैरह को किल करने में एक्सरेज का यूज होता है। क्लियर है। तो ये हो गई बेटा यूजेस की बात। गामा रेज, गामा रेज आपको दिख रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वाले रेज होते हैं। तो आप बोल दोगे पहली लाइन की ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले ये हैं। और इसका खोज किसने किया था, तो बेटा रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी, रदरफोर्ड ने। इसका ये कैसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका प्रोडक्शन का कारण है बेटा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये हर बात क्या बोल रहा हूँ कि आगे पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आगे चल करके हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो वहां आपको सिखाया जाएगा। तो गामा रेस का प्रोडक्शन कैसे होता है, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी के कारण ये खुद से निकलता है गामा रेस। ठीक है, आई बात समझ में। गामा रेस का भी यूज अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी कैंसरस सेल्स और टिश्यूज वगैरह को किल करने में यूज होता है। ठीक है बच्चे, तो ये रही स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। आ रही बात समझ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या बोला, है ना। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और आपके डीसी पांडे बुक से इसको और बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये रही कहानी। तो इसके साथ बेटा ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया बच्चों। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।